आप इसको समझ रहे हो, ये न्यूज़ जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिफेंस की न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। P-8I द इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट। हाल ही में अमेरिकन बोइंग कंपनी ने भारत को एक एयरक्राफ्ट जो समझौते के अनुसार अंतिम था वो प्रोवाइड कराया है। 12th शायद है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा, मुझे लगता है जो P-81 ये P-8I पूछा जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है। तो चलिए समझते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर हम सबसे पहले देख लें कि बोइंग कंपनी है हैज़ डिलीवर्ड द ट्वेल्थ P-8I टू द इंडियन नेवी। बोइंग कंपनी ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इसने किसको, इंडिया को या इंडियन नेवी को 12th P-8I जो आपका क्या है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उसको सौंपा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि P-8I एयरक्राफ्ट क्या है। पहली चीज समझिए, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस है। इसका मतलब क्या है, ये एक लंबी दूरी वाला मैरीटाइम यानी समुद्री, और रिकनेसेंस का मतलब होता है गश्त लगाना। गश्त लगाने का मतलब ये होता है कि ये देखना कि भारत का जो मैरीटाइम रीजन है या समुद्री क्षेत्र है, वहां पर कोई घुसने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं पाकिस्तान की कोई पनडुब्बी भारत में घुसने का प्रयास करे। तो इसका मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट क्या करेगा, ये एक लॉन्ग रेंज समुद्री गश्ती एयरक्राफ्ट है, यानी वो भारत के जो भी भारत समुद्री सीमा है भारत की, वहां पर देखभाल करेगा, गश्त लगाएगा कि कोई भी भारत के जो भी रीजन है, समुद्री क्षेत्र है, उसमें प्रवेश ना कर पाए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। एंटी सबमरीन का मतलब ये होता है कि जो पनडुब्बियां हैं उनको ये विध्वंस कर सकता है। इसमें कुछ छोटी मिसाइल्स लगी होती हैं, जो पनडुब्बी पानी में चलती है, हम सबको पता है। तो ये मिसाइल्स छोड़ेगा, हथियार छोड़ेगा और पनडुब्बी ध्वस्त हो सकती, इसीलिए इसको बोला गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 907 किलोमीटर पर आवर यानी 907 किलोमीटर पर आवर है। ऑपरेटिंग रेंज ऑफ ओवर 1200 नॉटिकल माइल्स, समुद्री दूरियों को नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, और कहा जाता है कि 1200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी में काम कर सकता है, ऑपरेटिंग रेंज है। अगला अगर हम पॉइंट देखें, इंडियन नेवी बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर P-8 एयरक्राफ्ट इन 2009। देखिए, अमेरिका के जो P-8 एयरक्राफ्ट हैं, इनका जो पहला कस्टमर बना था वो भारत बना था। कब? 2009 में। अब अगर इन पॉइंट्स में से आपको दो याद रखने हैं तो ये दो पॉइंट आप बस याद रखिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है तो मुझे जो लगता है 90% ऊपर के दो पॉइंट से बनेगा कि ये मैरीटाइम क्या है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, यानी भारत की समुद्री सीमा में ये गश्त लगाएगा और भारत के तटों को सुरक्षा प्रदान करेगा। और दूसरी चीज है कि कंपनी से मिला है बोइंग, यानी बोइंग कंपनी से भारत ने एक एग्रीमेंट किया था, उसके माध्यम से हमको मिला है। अब भारत में चाहे वो आप देखो कि भारत की एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो या फिर भारत के कोस्ट गार्ड हो, उनके लिए जो भी खरीद होती है, चाहे वो हथियारों की हो या उनकी ड्रेसेस की हो, वो सबके लिए एक काउंसिल है भारत में जिसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी रक्षा अधिग्रहण काउंसिल या परिषद। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Formed after the group of ministers recommendation on reforming of the national security system in 2009 post कारगिल वॉर। देखिए, हमको सबको पता है कि कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। 1999 में जब कारगिल युद्ध हो गया तो कारगिल युद्ध के बाद एक मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, और उसने क्या एक ग्रुप बनाया गया था, और उसने क्या रिकमेंडेशन की थी, किस लिए बनाया गया था कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में है उसमें क्या क्या रिफॉर्म करने ज़रूरी हैं। तो इन्होंने ही इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाने की सिफारिश की थी। तो याद रखना, कारगिल युद्ध के पश्चात एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था, मंत्रियों की एक कमेटी टाइप बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की कि भारत में एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होनी चाहिए। अब देखते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस मिनिस्टर, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती। देखिए, भारत में सैन्य से रिलेटेड जो भी उपकरण, जो भी हथियार, जो भी टूल्स, वेपन्स खरीदे जाएंगे, उसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसीलिए बोला जा रहा है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन डिफेंस मिनिस्ट्री। ये मिनिस्टर लिखा है, गलत है।
तो यहां पर होगा मिनिस्ट्री। अगला देखते हैं, चेयरमैन कौन करता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, डिफेंस मिनिस्टर करेगा। वहां पर मिनिस्ट्री होना चाहिए था तो वहां पर मिनिस्टर हो गया, चेयरमैन की जगह क्या होगा, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इस बात पर विशेष तौर पर आप लोग फोकस करना, रक्षा मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो गलत हो जाएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है कि 4 एग्रीमेंट कुछ दिए गए थे और पूछा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं और कौन से नहीं हुए हैं। तो 3 ऐसे थे जो साइन हो चुके थे और 1 नहीं हुआ था, इसलिए इसको मैंने अलग से शामिल कर लिया है ताकि यहां पर यह भी चीज क्लियर हो जाए। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो 4 प्रमुख एग्रीमेंट हैं उनको हम कर लेते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्रीमेंट क्या है, GSO या GSOMIA, इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या, देखिए, दोनों देशों की सेनाएं जो हैं अलाउज मिलिट्रीज टू शेयर द इंटेलिजेंस, जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड सूचनाएं एकत्रित करेंगी वो एक दूसरे से साझा करेंगी। जैसे अमेरिका की मिलिट्री को कुछ सूचना मिली कि भारत में नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को भेजने वाला है, तो भारत के साथ उस सूचना को वो शेयर करेंगे। दूसरा क्या है, लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब ये क्या है ये समझो, एक्सेस टू ईच अदर्स डिजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए, हम सबको पता है कि अमेरिका के पूरी दुनिया में बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, भारत के भी कुछ हैं, तो दोनों देशों ने लिमोआ साइन कर रखा है, यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो भारत का कोई शिप जा रहा है और शिप में फ्यूल कम हो गया, तो रिफ्यूलिंग के लिए वो फिर भारत वापस नहीं आएगा। इस एग्रीमेंट के कारण, लिमोआ के कारण, भारत का शिप किसी अमेरिकाई, आप देखोगे, सैन्य अड्डे पर जाएगा, और चूंकि भारत का अमेरिका के साथ लिमोआ हो चुका है तो उस अमेरिकी सैन्य अड्डे से फ्यूल भरवाएगा और फिर अपने काम पर निकल चलेगा। ऐसे ही अगर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर या शिप, एयरक्राफ्ट तो ऊपर होता है वो हटा दीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर या शिप है, तो वो अगर भारत के पास से गुजर रहा है उसमें फ्यूल नहीं है, तो इसका मतलब है 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका है। हालांकि उनके तो बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं, लेकिन फिर भी वो भारत में आकर रिफ्यूलिंग कर सकता है, तो ये इसका फायदा है। आगे देखें, कॉमकासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अब ये क्या है, देखिए, ये भी सेम उसी प्रकार का एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं कुछ इंफॉर्मेशन या हथियारों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगी। चौथा है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब ये क्या है, अलाउ मिलिट्रीज टू शेयर जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट डेटा। जियो स्पेशियल मतलब क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी देश की ज्योग्राफी और बहुत सारी जो भी चीज़ें, पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, उनका जो डेटा होता है उसको बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। तो ये जो एग्रीमेंट है बेका, इसके माध्यम से क्या होगा कि जो मिलिट्रीज हैं दोनों देशों की, चाहे वो अमेरिकन आर्मी हो या इंडियन आर्मी या मिलिट्री हो, जो भी जियो स्पेशियल एंड सैटेलाइट डेटा होगा, दोनों देश या दोनों देशों की मिलिट्रीज एक दूसरे से शेयर कर सकती हैं।